Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. I'm your biology teacher Vanshika. So last के लेक्चर में हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट वन का, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। कल हमने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू लिया था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। हमने ओवरव्यू में देखा था कि कैसे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन और यू कैन से क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज के बाद हमने ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पार्चुरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कल हमने हल्का सा ओवरव्यू लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहला स्टेप देखना है गैमेटोजेनेसिस का, राइट। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर से हमारा जो गैमीट है उसकी फॉर्मेशन होने वाली है, राइट, ठीक है। तो आज हम अपना जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ना हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। सबसे पहले है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको बोलते हैं जहाँ से गैमीट्स की डेवलपमेंट होने वाली है, ठीक है। क्या मतलब मैंने बोला, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमने टेस्टिस को बोला है, ठीक है। सबको पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है टेस्टिस का, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि टेस्टिस क्या होती है, एक बार जस्ट मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्टिस को हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, उसकी प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होने वाली है इस स्ट्रक्चर से, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी और यू कैन से एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें तीन डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स भी और स्ट्रक्चर्स भी है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या है, जब हम एक बार मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम देखेंगे वहां पे हम इनकी लोकेशन और इनके जो फंक्शंस है उनको भी डिस्कस करेंगे पूरा एलाबोरेट करके, ठीक है। अभी आपको जस्ट मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करके हमारा फुल फ्लेश मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, राइट। उसके बाद सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इनके अलावा भी कुछ एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास आता है वास डेफरेंस, ठीक है, एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वास डेफरेंस एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। वो क्या होता है, पेनिस, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो सिस्टम है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, राइट, ठीक है। तो आज जो हम इलेबोरेट में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की, जहां से हमारे मेल गैमीट की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम पे ध्यान से फोकस कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया कि जो हमारी टेस्टिस हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। पेयर में प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस। दूसरा, इनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटम
अलग कौन कर रहा है, एक स्क्रोटल सेप्टा नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दोनों टेस्टिस को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दो पाउचेस हैं, ठीक है हमारे, और आसपास में फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइड्रोसिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो हमारे टेस्टिस की लेंथ है इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर एंड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप जैसे स्ट्रक्चर में देखोगे एक टेस्टिस जो होती है मतलब पेयर में प्रेजेंट है ना हमारे पास, इट मीन्स दो टेस्टिस हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ ऐसे समझाती हूँ, अगर वन टेस्टिस ऐसे है तो दूसरी उससे स्लाइटली लोअर होगी, ठीक है। आप इन दो मार्कर्स को देखिए, ब्लैक वाला थोड़ा ऊपर है ना और रेड वाला थोड़ा नीचे रखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही जो टेस्टिस है ना, वन विल बी स्लाइटली अपर इन पोजीशन एंड अदर वन विल बी इन लोअर, ठीक है। क्यों होता है ऐसे, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे भी तो रह सकती है ना, जब वो पेयर में प्रेजेंट है तो वो दोनों सेम पोजीशन में भी रह सकती है। क्या जरूरत है उनको कि उनकी पोजीशन थोड़ी अलग हो, कि वो मतलब ऊपर नीचे प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है, अगर वो दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगी तो अगर उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, अब मैं अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर, तो ये पिचक जाएंगे ना, स्क्वीज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वीजिंग नहीं होनी चाहिए। स्क्वीजिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, ताकि जब भी कभी बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर हो तो ये इन स्क्वीज ना हो, इस चीज से बचने के लिए इनकी पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये मैंने अभी आपको बताया ना वेजिनल सीलोम और हाइड्रोसिल बोला, इसके अंदर ही हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि मैंने बोला कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, इनसाइड अ स्क्रोटल सैक, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि हमने कल जब अपने बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो इन्फेंट की पोजीशन पता चलती है ना, डिफरेंस पता चलता है, तो वो कहाँ से पता चलता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से हमें पता चलता है, राइट। तो जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है ना, ये कब से स्टार्ट होती है, development of testes start from the fifth month of gestation period, ठीक है। जो gestation period होता है उसके फिफ्थ मंथ में इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में इनकी डेवलपमेंट होती है ना तो ये एब्डोमिनल में ही होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब इनकी इनिशियल डेज होते हैं डेवलपमेंट के, तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियली दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इनिशियली हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यू कैन से इन सेवेंथ मंथ, ठीक है, फिफ्थ मंथ में टेस्टिस की डेवलपमेंट हुई, तब ये एब्डोमिनल थी, ठीक है। अब क्या हुआ, सेवेंथ मंथ में डिसेंड हुई, और डिसेंड होके कहाँ चली गई, स्क्रोटम में, ठीक है, कहाँ चली गई, स्क्रोटम में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी टेस्टिस होती है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों टेस्टिस को अलग कौन करता है, हमारा स्क्रोटल सेप्टा होता है जो दोनों को अलग करता है, ठीक है। इनके आसपास एक सीलोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं, उसके अंदर ही हमारी
टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इंग्विनल कैनाल्स। ये कनेक्शन मेंटेन करके रखती हैं एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक के बीच में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है ना, जब हमारा जेस्टेशन पीरियड का 5th मंथ चल रहा है तब फीटस के अंदर टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और जब वो इनिशियली डेवलप करना स्टार्ट करेंगी तो डेवलपमेंट के टाइम पे ना वो एब्डोमेन में ही डेवलप करेंगी, बट लेटर स्टेजेस में जब 7th मंथ स्टार्ट होगा तब वो डिसेंट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब स्क्रोटल सैक में शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो टेस्टिस डिसेंड होती है ना एब्डोमेन से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, वो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर होती है? किसी को कुछ आइडिया है किसके इन्फ्लुएंस के अंदर होती है? Does anybody have any idea about it? है किसी को कुछ आइडिया? बताओ। इसके इन्फ्लुएंस के अंदर होता है, ये होता है हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरॉन, इसके केस में होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जो टेस्टिस है उनको एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में क्यों आना जरूरी है, राइट। ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता ही होगा। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। वो रीजन ये है कि जब हमारे टेस्टिस के अंदर प्राइमरी सेक्स, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा, यहाँ पे हमारे गैमीट की डेवलपमेंट होनी है, ठीक है। तो गैमीट की डेवलपमेंट के लिए ना हमारी बॉडी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक है। तभी टेस्टिस में स्पर्म की अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। दैट इज व्हाई द टेस्टिस आर ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, ठीक है। बोर्ड्स में कई बार आपको क्वेश्चन आता है व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आप लोगों को अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना कि इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा abdominal in position, because we require 2 to 2.5 degree Celsius less temperature as compared to the normal body temperature for the production of viable sperms, ठीक है। अगर हमारा sperm अच्छा healthy होगा, viable होगा, then only it will be potent enough to fertilize with the female gamete, that is ovum, because जो sperm है उसकी motility, उसकी shape, उसकी size, there are certain factors that affect the overall potency of a sperm, ठीक है, कि वो इतना पोटेंट है कि वो जाके एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो 5th मंथ में जेस्टेशन पीरियड की टेस्टिस की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होना नहीं स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, 7th मंथ में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड होकर एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में आ जाएंगी, ठीक है। बट कुछ रीजंस की वजह से टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन नहीं हो रही है तो वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगी ना। तो जब बच्चे का बर्थ होगा तो क्या होगा, वो जो हम टेस्टिस है वो सही पोजीशन में नहीं होंगी, तो दैट विल लीड टू स्टेरिलिटी, ठीक है। क्योंकि सही स्पर्म बनेगा नहीं तो स्टेरिलिटी हो जाएगी ना, मतलब वायबल स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि तभी अगर तो जो डिलीवरी है वो घर पे हो रही है तब तो देयर विल बी नॉट एनी काइंड ऑफ
aid that will be available to treat this kind of condition. बट अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में किसी का सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पे डॉक्टर्स अगर ये चीज़ देखेंगे कि जो टेस्टिस की पोजीशन है वो एब्डोमिनल है तो वो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन का जो रिक्वायर्ड डोसेज होगी, मतलब जितनी डोज उनको देनी होगी उसका एक इंजेक्शन शॉट दे देंगे बेबी को जब वो स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्टिस हैं वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाए। ज़रूरी नहीं 1-2 महीने के बाद भी दे सकते, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है वो प्यूबर्टी हिट करने के बाद ही स्टार्ट होनी है ना वाइबल गैमीट की प्रोडक्शन, तो उससे पहले इस कंडीशन को हम क्योर कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टेस्टिस है दे प्ले an essential role in the male reproductive structure because they are responsible for the production of male gamete that is sperm। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो टेस्टिस है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो टेस्टिस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया ये है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स, लेडिंग सेल्स। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स का क्या फंक्शन है ये हम लोग जब अपना आगे जाके इलाबोरेट में पढ़ेंगे, टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसके अराउंड और क्या क्या फंक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताया सर्टोली सेल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। ठीक है, तो जब हमने ये स्टार्ट किया था ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमने अभी अपना फर्स्ट पार्ट कवर किया है दैट इज टेस्टिस, राइट। तो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली है, मैमल्स के केस में क्या है, मैमल्स के केस में जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन है टेस्टिस की, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर मैमल, कोई भी मैमल है तो उसमें जो टेस्टिस की पोजीशन है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होगी, दैट इज नॉट द केस, राइट। ऐसा केस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं स्टार्टिंग से आपको पहली क्लास में बोलती आ रही हूँ कि एक्सेप्शंस तो होंगी ही होंगी, चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी क्लास उठा लो। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सेप्शन होती है, एक तो होती है हमारे पास व्हेल, एलिफेंट। ठीक है, अब व्हेल के केस में इंटर एब्डोमिनल टेस्टिस क्यों होती है, क्योंकि देखो पानी के अंदर रह रही है तो टेम्परेचर मेंटेनेंस का तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है तो फिर यहाँ पे टेस्टिस की पोजीशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो टेस्टिस है वो डिसेंड होकर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आती, वो हमेशा इंटर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही वो लोकेटेड रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एलिफेंट का केस। ठीक है, कल मैंने आपको एलिफेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता है। डज एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट? कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, कोई भी खड़ा होकर मुझे प्लीज आंसर कीजिए। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे जो एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड होता है इट इज फ्रॉम 18 to 22 मंथ्स। ठीक है, वेरी करता है, 18 से लेके 22 महीने तक का जेस्टेशन पीरियड हो सकता है किसी भी एलिफेंट के अंदर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 2 साल के बराबर होता है। ठीक है, अब एलिफेंट में जो टेस्टिस हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में क्यों नहीं है, किसी को पता है? इसके पीछे भी रीजन
पहले हमने वेल का केस डिस्कस किया तो हमने बोला कि ठीक है वहां पे वो पानी के अंदर रहते हैं तो वहां पे टेम्परेचर मेंटेनेंस का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। बट एलिफेंट के केस में क्या है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो काफी स्लो है, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर उस अकॉर्डिंगली मेंटेन नहीं हो पाता, तो इसी वजह से जो टेस्टिस है वो एंटर एब्डोमिनल पोजीशन में लोकेटेड होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्रिप्टोकॉर्डिज्म, ठीक है। अब क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है? इट इज अ कंडीशन व्हेन टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। It is the condition where testes fail to descend from abdominal cavity extra abdominal position, right? तो जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंच पाती हैं, उस कंडीशन को हम क्रिप्टोकॉर्डिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से क्लियर होंगी, राइट। तो अब आप लोगों को कोई पूछे क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या है तो आप लोग आंसर कर पाएंगे ना इजीली? समझ आ रहा है ना आपको यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है? ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमारे टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से आके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में स्क्रोटम साक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां से डिसेंड होकर अगर वो नीचे आ गए तो उनको होल्ड करने के लिए, उनकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए भी तो कोई ना कोई टिश्यू या कोई स्ट्रक्चर होगा जो हेल्प करता होगा, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेकंड में मार्कर चेंज कर लो, इट इज वेरी लाइट, तो आप लोगों को विजिबिलिटी का इशू हो रहा होगा। They are fixed in the scrotal sac with the help of tuberculum, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से जो टेस्टिस है वो अपनी सही पोजीशन पे फिक्स हो जाती है जब वो एब्डोमिनल कैविटी से एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी की पोजीशन पे आती हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर जो आज का लेक्चर है वो हम यही कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है ओवरव्यू एक बार ही देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, ठीक है। फिर हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस करा था कि टेस्टिस की पोजीशन क्या है, कैसी दिखती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऐसे से करके कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्टिस का डायग्राम देखा कि कहाँ कैसे कैसे टेस्टिस दिखती हैं, ठीक है। अब हम कल अपना जो बाकी के एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है उसको कंपाइल अप करके हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म होती है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। So let's end this discussion. We'll meet in the next lecture. Thank you everyone. Thank you guys for joining.